प्रदेश में बजरी पर बवाल जारी है। कांग्रेस जहां प्रदेश सरकार पर बजरी माफिया के आगे नतमस्तक रहने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को गहलोत राज की याद दिला रही है। लेकिन कैसे चलता है पीले सोने का बेखौफ कारोबार, देखिए इस रिपोर्ट में। लाल बजरी का काला कारोबार, कहां कहां तक जुड़े हैं तार। बजरी पर बवाल, सियासत में उबाल। प्रदेश के कई जिलों में अवैध बजरी का काला कारोबार जारी है। माफिया ने खेतों से लेकर मुख्य सड़क मार्गों तक पर बजरी का अवैध भंडारण कर रखा है। यहां तक कि दिन दहाड़े उसका परिवहन भी किया जा रहा है। ये हाल तब है जब अवैध खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। इसी वर्ष मार्च के महीने के अंदर हाईकोर्ट ने अवैध बजरी खनन, परिवहन और माइनिंग से जुड़े हुए मामलों को लेकर स्पष्ट कहा है कि सीबीआई चाहे तो अन्य एजेंसियों से इस पूरे मामले की जो है जांच करवाए, अन्य राज्यों की भी इस पूरे मामले के अंदर जो है वो मदद ली जा सकती है। साथ ही साथ राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी एजेंसियों को राज्य सरकार ऐसे मामलों को लेकर जो है वो सहयोग करे। बजरी माफिया न सिर्फ स्थानीय क्षेत्र बल्कि निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश तक ऊंचे दामों में बजरी बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसके लिए जेसीबी मशीनों और लोडर का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर नदी से बजरी निकाली जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी यह अवैध बजरी हाईवे और गांव की सड़कों से होकर गुजरती है, जिससे सड़कें भी खराब हो रही हैं और दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। दौसा में 6 अक्टूबर 2024 को बेकाबू डंपर ने 15 लोगों को कुचल दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दौसा में ही 21 जनवरी 2025 को नो एंट्री में जाने से रोका तो पुलिसकर्मी पर ट्रक चढ़ा दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 16 मई 2025 सवाई माधोपुर, पुलिस पर हमला, वाहन फूंका, पुलिसकर्मियों ने नदी क्षेत्र में छिपकर जान बचाई। 8 जून 2025 भीलवाड़ा, सांसद की गाड़ी को टक्कर से बाल बाल बचाया गया। खनन में लगी जेसीबी मशीन में लोहे के हथियार पाए गए। इसी महीने यानी 1 जुलाई को धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी, लड़की की मौत हो गई। टोंक में 3 जुलाई को बजरी माफिया की ट्रॉली से युवक की मौत हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 साल में 10,000 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। आम राय है कि जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासन के चुप्पी साधने से बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी माफिया का प्रशासन से सीधा गठजोड़ है, जिसके कारण पुलिस गश्ती दल भी रात के समय नदारद रहती है। कई बार तो पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ता है। आपके स्क्रीन पर ऐसी ही एक तस्वीर है। घटना गुरुवार की है। टोंक के राजमहल गांव में बजरी माफिया की ट्रॉली से कुचलकर एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसके चलते पुलिस को वहां से सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। इस दौरान बुधवार पूरी रात पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। गुरुवार सुबह जब पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत का प्रयास किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी। ग्रामीणों के डर से पुलिसकर्मी भागते नजर आए। माना जाता है कि माफिया के पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, इसलिए ये धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, अनाप शनाप कमाई भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार पर बजरी माफिया हावी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बजरी माफिया का आतंक है। और तो और गहलोत ने कह दिया कि सरकार पर हावी होने का मतलब है नीचे से ऊपर तक बंदी भी पहुंचती होगी। देखिए, पूरे राजस्थान में चाहे धौलपुर हो चाहे टोंक हो, बजरी माफिया ने जो आतंक मचा रखा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है सरकार पे हावी क्यों हो गए हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। उम्मीद के मुताबिक
बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि बजरी माफिया के बेलगाम होने की वजह उनकी कार्यप्रणाली को बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने आते ही बजरी के छोटे छोटे ठेके देने शुरू किए हैं, जिससे बजरी माफिया खत्म हो गया। गहलोत साहब ने शायद आंकड़े एकत्रित नहीं किए। बजरी के मामले में हमारी भजनलाल जी की सरकार ने छोटे छोटे ठेके देने का काम किया, इससे माफिया ख़त्म हो रहे हैं। पहले ये बात सही है कि गहलोत साहब के समय में वो ठेके दे नहीं पाए, लेकिन हमने ठेके दे दिए। तो ठेके देने से क्या है कि अवैध खनन तो रुक गया। जहाँ ठेके नहीं दिए जा सके वहाँ थोड़ा बहुत अवैध खनन हो रहा है, उसका भी ठेका देने की प्रक्रिया चल रही है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सर्वमान्य राय यही है कि पीले सोने के काले कारोबार पर प्रभावी रोक तभी लग सकती है जब अधिकारियों की मिलीभगत, अनदेखी और एक दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति पर लगाम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पहले नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काटी गई, फिर जयपुर के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। बेनीवाल के मुताबिक ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये कि कभी कांग्रेस और बीजेपी की आंखों के तारा रहने वाले बेनीवाल अचानक सरकार की आंख में खटकने क्यों लगे? जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे, और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। ट्रिपल अटैक से बौखलाए बेनीवाल की हुंकार, आवाज दबाने की कोशिश नहीं होगी कारगर। दिग्गजों ने आरोपों को किया दरकिनार, फ्रीबीज की सियासत का नहीं होता आधार। मेरी भजनलाल जी से मांग है कि मैं तो खाली कर दूंगा, क्या राजस्थान राजधानी में रहने वाले तमाम आईएएस अधिकारियों के, सांसदों के, नेताओं के, क्या डोटासरा को जो गलत दे रखा है, सचिन पायलट को गलत दे रखा है, क्या वसुंधरा को गहलोत जी जाते जाते जो पूर्व मुख्यमंत्री का नाम का करके खुद का भी ले रखा, क्या इनके भी नीति बना के इनके भी खाली कराओगे क्या? ये मेरा सवाल है भजनलाल जी से। सुप्रीम कोर्ट की यह पीड़ा स्वाभाविक है, नागौर सांसद का यह दर्द नैसर्गिक है। दरअसल हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। बेनीवाल खम ठोक कर कहते हैं कि उन्हें सरकारी बंगले का जरा भी मोह नहीं। वो कहते हैं कि अगर छोटे छोटे फायदे ही लेने थे तो बेशुमार मौके मिले, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और कहां नोटिस देने की आवश्यकता, कहां पुलिस की आवश्यकता, क्या डरा रहे हो? और हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। और हम इन बंगलों के लिए अगर हमारा लालच होता तो मंत्री बन जाते 2003 के अंदर। 3, 8, 13, 18, 19 मोदी के बनते, फिर आ जाते, फिर बनते, फिर समझौते करते। प्रदेश की राजनीति में कभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दुलारे रहे। हनुमान बेनीवाल इन दिनों सरकार के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में भजनलाल शर्मा की सरकार ने बेनीवाल के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाए, जिसे ट्रिपल अटैक माना जा रहा है। पहले नागौर स्थित घर की बिजली काटी गई, फिर जयपुर के सरकारी आवास से बेदखली का नोटिस थमाया गया। बीते कई सालों से हनुमान बेनीवाल विधायक नहीं हैं, फिर भी उन्हें जयपुर के जालूपुरा में बड़ा सरकारी बंगला और विधायक परिसर में फ्लैट मिला हुआ था। उनकी पार्टी की 2 पूर्व विधायकों को भी सरकारी आवास मिला, जबकि वो 2023 का चुनाव हार चुके हैं। लोग ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने कितने बंगले दबा के अधिकारी, कोई कलेक्टर कहीं लगा, यहाँ भी बंगला, वहां भी बंगला। आखिर ऐसा क्या हो गया? और हम जब तक हमारा पूरा एनओसी नहीं लेंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम देंगे भाई, हमारा किराया बढ़ा, तो इसमें इलीगल क्या हो गया? अब सवाल उठता है कि बेनीवाल के खिलाफ अचानक इतनी सख्ती क्यों? दरअसल बेनीवाल पिछले 2 महीने से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
ने जो यू टर्न लिया ना, 25 मई को जब रैली थी 1 लाख से ज्यादा लोगों की, तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कमिश्नर संभाग आयुक्त आए तो उन्होंने कहा कि हो रहा मामला, आप चिंता नहीं करें, सरकार हाईकोर्ट में भी ठीक बात करेगी। ये सीएम का ही संदेश था, सीएम का संदेश लेके तो वो लोग आए थे और सरकार की तरफ से सीएम ने भेजा उनको वार्ता करने, तो कमिश्नर मंचों पे थोड़ी आते हैं। हमने बात उनकी मान ली, लोगों को आप जाइए, नहीं तो 4 घंटे बैठते, लेकिन तुम कोई लेते हैं इनसे। हमने सरकार का भरोसा किया। अब जवाहर बेडम के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए, के विश्नोई पे लगाए, जो जोगाराम की पोती नकल करते पकड़ी उस पर आरोप लगाए, गौरव श्रीवास्तव पर आरोप लगाए, तो इन आरोपों से ये उप समिति आहत हुई। नागौर सांसद बेनीवाल का कहना है कि वे एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने बुलडोजर का डर दिखाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। बेनीवाल कहते रहे हैं कि सरकार उन्हें बदनाम करने में लगी हुई है। देखिए, दिल्ली कूच हम करेंगे, बहुत बड़ा कूच होगा, 1 लाख से ज्यादा लोगों का। बेनीवाल के दावों के विरोध में बिजली विभाग कहता रहा है कि बिजली कनेक्शन बेनीवाल के भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम पर है। बिजली कनेक्शन पर 11,61,545 रुपए का बिल बकाया था। विभाग ने दावा किया कि कई बार नोटिस जारी करने और किस्तों में बिल जमा करने का मौका देने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया गया। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है, उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे। बेनीवाल के घर का कनेक्शन काटने के बाद उनकी धुर प्रतिद्वंदी नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मौर्धा ने एक पंखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, जिस पर खासा बवाल मचा। इस पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए ज्योति ने सिर्फ इतना लिखा, देसी जुगाड़, कलाई की मेहनत से ठंडी हवा। ज्योति मौर्धा एक नागौर के अंदर टिकट की नेता है, खुद की उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। वो पार्टियां बदल बदल के वो परिवार लंबे समय राजनीति में रहा और 4 बार चुनाव हारने से मानसिक रूप से भी काफी पीड़ित है। और इंडिया बुल्स में जब ईडी की रेड हुई तो इसने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के इसकी सासू और ये भाग गए बीजेपी में, और इसके रिश्तेदार हुड्डा है वो कांग्रेस के अंदर। तो इनका तो यही पता नहीं चल रहा है कौन सी पार्टी। सियासत की समझ रखने वाले कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पर ट्रिपल अटैक पर सियासी पारा अभी और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के महारानी कॉलेज कैंपस में 3 मजारों पर रार बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक हलचल को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज के गेट पर पुलिस तैनात कर दी है। हालांकि कलेक्टर ने जांच कमेटी बना दी है, लेकिन मजारों को लेकर किए जा रहे अलग अलग दावों से बवाल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर लगाया है, इसको लेकर कहा जा सकता है कि यह काफी पुरानी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये कब नहीं है, 2014 के बाद उनको खुद के कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से ये लोग छीनने में लगे हुए हैं कब्रिस्तानों को। वक्फ एक्ट आया है नया, तो क्या ये संभव है कि इस जमीन में जहाँ पे कैंपस है, जहाँ पे 50 साल 70 साल से कॉलेज चल रहा है, जहाँ प्रिंसिपल का बंगला है, उसके बाजू में आके कोई नई कब्र बना देगा? राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजार के मिलने के मामले में जिला कलेक्टर ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसे 4 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन जब तक टीम किसी नतीजे पर पहुंचे तब तक सियासत गर्म है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का दावा है कि ये कब्रें तकरीबन 165 साल पुरानी हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। कागजी कहते हैं कि सरकार चाहे तो खुद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका रिकॉर्ड मंगवाकर जांच करवा सकती है। तो सरकार ने
1952 में जब गुलाब शाह की डेथ हुई तो उसके अलाइज को ये कहा कि भाई अब आप यहाँ से, हम यहाँ कॉलेज के कैंपस में प्रिंसिपल का बंगला बनाना चाहते हैं, आप 1 बीघा 18 बिस्वा जो जमीन तुम्हारे पास शेष बची है उसका हम आपको दूसरी जगह अलॉटमेंट कर देते हैं और गुलाब शाह का इंतकाल हो। उनके वारिस यहाँ से सारे माइग्रेट कर गए, इधर उधर चले गए और वो 1 बीघा 18 बिस्वा जमीन जो सरकार ने आवंटित की थी जमीन के बदले में, जहाँ प्रिंसिपल का बंगला है, तीनों मजार तब से हैं। अब उस मजार को जान लीजिए जिस पर मची रात थमने का नाम नहीं ले रही। 1 अगस्त 1944 में वजूद में आया महारानी कॉलेज जयपुर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में शुमार है। रातों रात वजूद में आई 3 मजारों से स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए। हमने ये सब चीज़ें कभी पहले देखी नहीं थी और कॉलेज कैंपस में ये सब चीज़ें बनाना जो वो एक तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं तो ये गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे भी और एक कॉलेज की रेपुटेशंस पे भी। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं हैरानी जताती हैं कि जिस कॉलेज में उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पाठ पढ़ाए जाते हैं वहाँ मजार कैसे बन गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं 3 जो है महारानी कॉलेज परिसर के अंदर जो है वो मजार बना दी जाती है और प्रशासन को एकाएक भनक तक नहीं लगती है, ना कॉलेज प्रशासन को भनक लगती है, जबकि कहा जा सकता है कि इस पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ये जो है कहा जा सकता है कि लगी हुई है। और जिस तरीके से जो प्रतीत यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि एक जो पेड़ है इसके यहाँ पर जो है जो हरा जो कलर है वो यहाँ पर किया गया है। निर्माण सामग्री जो है वो यहाँ पर जो आसपास में कहा जा सकता है कि जो फैली हुई जो बिखरी हुई है वो यहाँ पर लगती है। आप यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इस मजार के आसपास में जो लोग कहा जा सकता है कि रहते हैं उन्होंने अपने यहाँ पर जो मटका और कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डेवलप यहाँ पर की है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण संस्थान में मजारों की मौजूदगी न सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट बल्कि शासन प्रशासन और समाज के लिए भी हैरानी का सबब बनी हुई है। या आजादी के तुरंत बाद या आजादी से पहले जिन जिन शहरों में सिटी सर्वे हुआ उनमें अगर कहीं रिकॉर्ड में इस बात की तायद होती है कि हाँ इस जगह इस प्रकार का कोई मोन्यूमेंट था, या फिर पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में कोई बात आई है, वो तो होगा मान्य, और बाकी जब तक कोई सबूत प्रस्तुत नहीं होगा वो सब अवैध अतिक्रमण माने जाएंगे। और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत स्पष्ट निर्णय बहुत साल पहले हुआ है, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए, लेकिन यहाँ तो शिक्षा अपने उद्देश्य से ही भटकती नजर आ रही है। कुछ लोग इसे इस्लामीकरण और लैंड जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं, पर कोटा संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए इससे पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। महारानी कॉलेज जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी महिला महाविद्यालय है और वहां खड़े हैं, और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि महारानी कॉलेज परिसर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 मजारें निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुका है। 3 मजारें यहाँ पे बनाई गई है। आपको बड़ा अचंभा होगा कि ये 3 मजारें यहाँ पे किस लिए बनाई गई है। मजारें जो बनाई गई है वो 100% किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे 100% मैं दावा कर सकता हूँ कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल ये है कि कॉलेज परिसर में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद इस तरह का निर्माण कार्य कैसे हो गया। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर गर्ल्स कॉलेज में पुरुषों की एंट्री कैसे हो गई। मजारों से छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महारानी कॉलेज कैंपस के अंदर एक साथ 3 मजारों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जो मजारें हैं 5 वर्ष पुरानी हैं, तो वहीं कुछ लोगों का दावा है कि जो मजारें हैं वर्षों पुरानी हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर ये मजारें समय के ऊपर नहीं हटती है
तो आंदोलन जो है वो उग्र किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मजार विवाद में जिला कलेक्टर की गठित की गई जांच कमेटी जल्द ही अपना काम करेगी। कमेटी स्पॉट का निरीक्षण करेगी और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही मजारों के रहस्य से भी पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर ये कितनी साल पुरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।